हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसमें से हम सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, ये लागू कब हुआ था? 18 मई 1955 को, यानी इसी दिन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की हस्ताक्षर हुए थे। पार्लियामेंट से पास होकर गया था और वहाँ से हस्ताक्षर हुए थे और उसी दिन ये लागू हो गया था 18 मई 1955 को। अब बात करते हैं इसमें कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जो इसमें अध्याय यानी चैप्टर कितने हैं, 6 हैं, और सेक्शन कितने हैं, 30 है। यानी कि टोटल 6 चैप्टर और 30 सेक्शंस बताए गए हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले सीपीसी के एमसीक्यूज बनाए थे, जिसमें सारे ऑर्डर्स और सारे सेक्शंस में से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कवर किए थे। यदि आपने नहीं देखे तो ऊपर प्लेलिस्ट पे जाके आई बटन पे क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट आएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। हिंदू विवाह अधिनियम की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में हम अपलोड करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब प्रवृत्त हुआ था? यानी कि कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1955, 15 अगस्त 1955, या 18 मई 1955, या 30 जनवरी 1955 को? सो फ्रेंड, मैंने पहले ही बता दिया है कि कब लागू हुआ था। तो आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है 18 मई 1955। यानी कि 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ था, यानी प्रवृत्त हुआ था। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेगी, इन्फोर्समेंट कब हुआ था? 18 मई 1955 को। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारस्परिक सम्मति से विवाह का विच्छेद, यानी कि जो तलाक लिया जाता है, डिवोर्स लिया जाता है, तो पारस्परिक सहमति से लिया जा सकता है। तो यह उपबंध कब जोड़ा गया था? 1964 के उस संशोधन द्वारा, 1976 के संशोधन द्वारा, 1978 के संशोधन द्वारा, 1980 के संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो होगा 1976 के संशोधन द्वारा। यानी कि 1976 के संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था कि पारस्परिक सहमति से कोई विवाह विच्छेद कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित है, यानी कि जो हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया है तो उसके अंतर्गत हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? बौद्ध, सिख, जैन, और ये सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो होगा ये सभी। अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम जो बना है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं और जैन भी आते हैं। उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है अपना। हिंदू विवाह के अंतर्गत शून्य तथा शून्यकर्णी विवाह की संतान होती है। तो यहाँ पर देखते हैं धर्मज, अधर्मज, अवैध, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? यदि कोई ऐसा विवाह है जो शून्य है या फिर शून्यकर्णी विवाह है, तो वहाँ पर यदि किसी बच्चे का जन्म हो जाता है या संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो धर्मज कहलाएगा या धर्मज कहलाएगा या अवैध कहलाएगा? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? धर्मज कहलाएगा। चाहे विवाह शून्य हो चाहे शून्यकर्णी हो, तो यहाँ पर जो भी संतान उत्पत्ति होगी तो वो कौन सी होगी? धर्मज संतान होगी, लेजिटिमेट संतान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा द्वारा द्विविवाह का प्रतिषेध किया गया है? धारा 15, धारा 18, धारा 17, धारा 19। सही आंसर क्या होगा?
इन चारों ऑप्शंस में सही आंसर होगा सेक्शन 17, यानी कि सेक्शन 17 में बताया गया है कि द्विविवाह नहीं करना है, यानी द्विविवाह करने से मना किया गया है। किसमें? सेक्शन 17। और इसका प्रावधान आईपीसी में भी दिया गया है, यानी कि द्विविवाह यदि कोई करता है तो उसके लिए पनिशमेंट कहाँ पे दी गई है? आईपीसी के सेक्शन 494 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में अधित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु कम से कम कितना समय उपबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 2 साल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा 2 साल, यानी कि यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही है। और ये जो न्यायिक पृथक्करण है, न्यायिक पृथक्करण हिंदू विवाह अधिनियम में बताया कहाँ पे गया है, किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर देखते हैं जो न्यायिक पृथक्करण है वो कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में क्या बताया गया? न्यायिक पृथक्करण। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू विवाह के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का विवाह के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि यदि न्यायिक पृथक्करण हो जाता है तो उस पर उसका विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर देखते हैं वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है, वैधानिक संबंध स्थगित रहते हैं, विवाह शून्य हो जाती हैं, ये शून्यकरणी हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो वैधानिक संबंध स्थगित रहते हैं, यानी कि यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत स्थायी निर्वाह व्यय का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल पति को प्राप्त है, केवल पत्नी को, पति और पत्नी दोनों को, या फल आश्रितों को? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर का ऑप्शन, यानी कि जो पति है और पत्नी उन दोनों को यह अधिकार प्राप्त है कि स्थायी निर्वाह व्यय का निर्वहन करें। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस धारा में सपिंड संबंध परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर देखते हैं 2A, 2B, 2G, यहाँ पर 3F होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? यहाँ पर सही आंसर है 3F, यानी कि जो सेक्शन 3F है वहाँ पे सपिंड संबंध परिभाषित किया है। अब ये सपिंड संबंध होता क्या है? सपिंड का मतलब होता है कि जो माता है तो उनसे ऊपर की 3 पीढ़ी यानी 3 जनरेशन, और जो पिता है उससे ऊपर के 5 जनरेशन। यदि किसी रूढ़ि या प्रथा के अनुसार यदि उन पक्षकारों में जो विवाह कर रहे हैं तो वहाँ पर मना किया गया है, उन रूढ़ी प्रथाओं के आधार पर मना किया गया कि सपिंड संबंध यदि हैं तो वहाँ पर विवाह नहीं होगा, तो वहाँ पर विवाह नहीं होगा। यदि रूढ़ी या प्रथा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं किया गया है तो वहाँ पर ऐसा सपिंड संबंध अगर है भी तो वहाँ पर विवाह किया जा सकता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि सपिंड जो माता है वो माता से ऊपर 3 पीढ़ी तक, और जो पिता है पिता से ऊपर 5 पीढ़ी तक गिना जाता है। आगे देखते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है? इस अधिनियम की धारा 9 की संवैधानिकता पर सर्वप्रथम किस वाद के तहत विचार किया गया? तो यहाँ पर देखते हैं हरविंदर कौर बनाम हरमिंदर सिंह, वाव राव बनाम सुशीला, टी सरिता बनाम टी वेंकटैया, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको जो सही आंसर होगा वो है वावराम बनाम सुशीला। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके, काफ़ी बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि जो संवैधानिकता पर सर्वप्रथम विचार किया गया था किसमें? हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 9 पर। तो कौन सा केस था? वावराम बनाम
सुशीला का बाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में किस धारा में तलाक के आधार दिए गए हैं, यानी कि तलाक किस आधार पर लिया जा सकता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम के किस धारा में बताया गया है, वो बताया गया है आपका सेक्शन 13 में, यानी कि जो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है वहाँ पर बताया गया है कि तलाक आप किन किन आधारों पर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन निर्वाह व्यय का आदेश दे सकता है, यानी कि कौन निर्वाह व्यय का आदेश दे सकता है। एक दीवानी न्यायालय, हिंदू विधि अधिनियम 1955 के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है बी नंबर, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय ही ऐसे निर्वाह व्यय का आदेश दे सकता है। किसके तहत, धारा 25 के तहत। आगे देखते हैं। एक हिंदू पत्नी एक ही समय में एक लड़का और एक लड़की को दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती है। कब तक नहीं कर सकती है, बिना किसी सहमति के, पति की सहमति से। सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। दत्तक ग्रहण कर सकती है, किसकी सहमति, बिना किसी सहमति कर सकती है, पति की सहमति से ये दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती है, ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा आपका बी नंबर, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा कि बिना पति की सहमति से वो दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती जब तक पति की सहमति नहीं ले लेती है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा विवाह विच्छेद का आधार नहीं है, यानी कि ये इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर आप विवाह विच्छेद कर लें। पागलपन, कुष्ठ रोग, मिर्गी, या संक्रामक जनित रोग जिससे संक्रमण फैल सकता हो। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर है मिर्गी, यानी कि मिर्गी के आधार पर आप विवाह विच्छेद नहीं ले सकते। उसके बाद देखते हैं कौन सी धारा पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध करती है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, धारा 13A, धारा 13B, धारा 11 और धारा 15 में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो होगा 13B। 13B के बताया गया है कि आप पारस्परिक सहमति से भी तलाक ले सकते हैं, विवाह विच्छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धारा 14 में किसकी याचिका दायर करने पर रोक लगाती है, यानी कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस आधार को रोकती है, यानी कि किसको याचिका दायर करने से रोकती है। शून्यकर्णी विवाह की, न्यायिक पृथक्करण की, विवाह विच्छेद की और शून्य विवाह की। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो होगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा विवाह विच्छेद की, यानी कि जो धारा 14 है विवाह विच्छेद की याचिका दायर करने से रोक लगाती है। अब यहाँ पर देखते हैं जो शून्यकर्णी विवाह है, ये शून्यकर्णी विवाह बताया किस में गया है, किस धारा में बताया गया है। तो यह आपको बताया गया है 12 में। उसके बाद न्यायिक पृथक्करण आपका किस में बताया गया है, ये सेक्शन 10 में बताया गया है। उसका जो शून्य विवाह है वो शून्य विवाह किस में बताया गया है, सेक्शन 11 में बताया गया है। किसमें, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ये सारे सेक्शन बताए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज की कुछ MCQs जो एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।